सो हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू परचम क्लासेस। मैं दिलीप पुरी आप सभी का परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पॉलिटी में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 1 पार्ट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हमने क्या क्या पहले कवर किया है, अगर प्रीवियस हम देखें हमने क्या क्या चीज़ें टॉपिक कवर कर चुकी है इन द सिलेबस ऑफ पॉलिटी। तो सबसे पहले तो हमने हमारे देश का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में समझा। इंडिया, जो हमारा देश है, इंडिया दैट इज़ भारत, उसकी यूनियन, इट्स टेरिटरीज, उसके टेरिटरी एरिया क्या है, स्टेट डिवीजन क्या है, उसके बारे में पढ़ लिया। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सुप्रीम लॉ जो है, सुप्रीम लॉ है जिससे हमारा देश गवर्न होता है, या जहाँ पे हमारा सारा पॉलिटिकल सिस्टम दिया गया है, पावर्स दी गई हैं और ऑर्गेनाइजेशन को एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के बारे में बताया गया है। वो जो भी सुप्रीम लॉ है जिससे हमारा देश गवर्न होता है उसके बारे में हमने उसकी हिस्ट्री, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, क्या क्या कहानी, क्या क्या जंग इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में हमें लड़नी पड़ी जब जाके हम इस कॉन्स्टिट्यूशन का गठन कर पाए। तो वी हैव कवर्ड दैट टॉपिक ऑल्सो। इसके बाद हमने, जैसे मैंने आपको बताया, यूनियन टेरिटरी, हमने यूनियन टेरिटरी जो पढ़ा कि कौन कौन सा टेरिटोरियल एरिया है हमारे भारत देश में, क्या क्या हमारी टेरिटरी में आता है और क्या क्या आगे आ सकता है, इसको पढ़ा। दैट वाज पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने पढ़ा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बारे में भी हमने पढ़ लिया। हमने देश भी बना लिया। अब देश के बाद हमने देश के नागरिक भी बना लिए। कौन कौन इस भारत देश का नागरिक होगा उसके बारे में हमने सिटीजनशिप में पढ़ लिया, जो कि है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देश बन गया, देश को चलाने वाला लॉ बन गया, देश के नागरिक बन गए। अब जो हम पढ़ेंगे वो देश के लोगों के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। देश के लोगों के अधिकार बारे में पढ़ेंगे, राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकार। अब जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, राइट का मतलब क्या होता है? हक, अधिकार, आपके अधिकार। ठीक है, अब क्योंकि ये अधिकार पहले के ज़माने में, अगर हम पुराने टाइम में चलें, जब मोनार्कियल सिस्टम होता था या राजतंत्र होते थे या अलग अलग गवर्नेंस सिस्टम होते थे, जो भी थे, वहाँ पे लोगों के पास अधिकार नहीं होते थे, मूल अधिकार ही नहीं होते थे। बेसिक नेसेसिटी जो है, बेसिक अधिकार है कि आदमी के पास बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, आदमी के पास अपने प्रोफेशन को चूज़ करने की आज़ादी होनी चाहिए। आज विराट कोहली है क्योंकि उसके पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू चूज़ प्रोफेशन। ठीक है, आज वो जो चाहता है वो कर सकता है। उसको अधिकार था कि वो क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसको क्रिकेटर बनने में कोई भी नहीं रोक रहा था। लेकिन यही चीज़ अगर हम रिवाइंड कर दें, पीछे वाले टाइम पे जाएं, करीब 200 साल पहले जाएं, तो आपको दिखेगा हर आदमी के पास ये अधिकार नहीं था। हर आदमी के पास ये अधिकार नहीं था। हर आदमी के सेट रूल्स होते थे कि भैया आप इस प्रोफेशन से जुड़े हो या आपका जन्म इस कम्युनिटी में हुआ है तो आपको यही प्रोफेशन करना पड़ेगा। देयर वॉज नो फ्रीडम टू चूज द प्रोफेशन बाय एन इंडिविजुअल, या फिर जो राजा ने हुक्म दिया है वही आपको मानना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक अधिकार थे, आज हम गांधी जी, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है, उनको जो मन करता है बोल देते हैं। कोई भी आके गांधी जी को गालियां सुना देता है। ठीक है, बातों ही बातों में आपने सुना होगा। तो ये हमारे फादर ऑफ नेशन को हम कुछ भी बोल सकते हैं, दिस इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। और भी चीज़ें बोल सकते हैं, सिर्फ गालियां देना मेरा पर्पज़ नहीं है। बट आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं एम्पलीफाई करके बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ कि आज हम हमारे फादर ऑफ नेशन को कुछ भी बोल सकते हैं। आज हमारी जो सत्ता है, मोदी जी की सरकार है, उसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यही 200 साल पहले पॉसिबल नहीं था। आप अपने राजा के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते थे। आपको, अगर आपने कभी भी राजा के खिलाफ बोला, या उसकी जो सेना है या राजा का जो भी गवर्नेंस सिस्टम है उसके खिलाफ बोला, तो आपको राजा के अधिकार में चल जाते थे आप। अब राजा की इच्छा हो तो आपको छोड़ भी दे, आप उसके मिलने वाले हो, माफ़ी कर दे या छोटा मोटा पनिशमेंट दे दे। और राजा अगर क्रूर हो या राजा को आप पसंद नहीं हो, आपकी शक्ल ही पसंद नहीं है, तो वो आपको मौत के घर भी उतार सकता था, वो आपको मार भी सकता था। क्लियर है? और काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंस हुए हैं दुनिया भर में। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही कि राइट्स की जो बात है ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुई, हर जगह जहाँ हमारी सिविलाइजेशन चालू हुई, ह्यूमन जब सेटल होना चालू हुए, नई नई सिविलाइजेशन बनी, तो उस सिविलाइजेशन को गवर्न करने के लिए धीरे धीरे राजतंत्र का सेटअप चालू हुआ। कुछ एक बड़ी एमिनेंट लोग जो होते थे वो पूरी गवर्नेंस करते थे उस एरिया की, और वो ही जो हुक्म देते थे वही बाकी की प्रजा, बाकी की जनता को मानना पड़ता था। तो वहाँ पे फ्रीडम या फंडामेंटल राइट्स जैसी कोई टॉपिक नहीं था, कोई बात नहीं थी। ठीक है, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स डाले गए हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं यूएसए से। क्योंकि ये राइट्स की बात हमने तो बाद में करी, उससे पहले दुनिया भर में ये राइट्स की बातें होना चालू हो चुकी थी। क्लियर है?
सबसे पहला जो इंस्टेंस है वो था सन 1200 में किंग जॉन हुआ करते थे, यूके के किंग जॉन। मेरे को इनका नंबर नहीं पता, किंग जॉन 12 थे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या जो भी थे, किंग जॉन 2 थे। किंग जॉन थे सन 1200 के अराउंड। तो उन्होंने सबसे पहले राइट दिए थे उनके बैरन्स को, उनके जो मेन लोग होते थे, जो कम्युनिटी के जो हेड होते थे, अमीर या रसूखदार जो लोग होते थे, जो इंपॉर्टेंट लोग होते थे, उनको भी इवन पहले सारे राइट्स नहीं थे। उनको भी इवन सारे पहले राइट्स नहीं थे। उनको भी सन 1200 के बाद सारे राइट्स मिलना चालू हुए, और वहीं से फिर धीरे धीरे अधिकार की बातें चालू हुई। नहीं तो पहले के ज़माने में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते थे। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या मेरी इच्छा हो रही है जो प्रोफेशन चूज कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो ज्ञान है, मेरे अंदर जो बातें हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आज़ादी मेरे पास है। पहले नहीं होता था। पहले अगर किसी का सपोज जैसे हमारे यहाँ पे मनुस्मृति चलती थी, या हमारे कास्ट सिस्टम होता था, तो अगर कोई शूद्र का बच्चा है, तो वो अगर कोई सिविल सर्विस में आना चाहता है, या जो राजा की जो मंडली होती थी उसमें आना चाहता है, तो वो अलाउड नहीं था आना। उसको एक ही स्पेसिफिक काम दिया गया था कि भैया आपका प्रोफेशन यही है, यू कांट चूज एनी अदर प्रोफेशन। मैं कुछ चाहूँ वो नहीं बोल सकता। कोई भी इंसान अपने मन की बात नहीं रख सकता जब तक उसे परमिशन नहीं है, ठीक है। मतलब आप आपस में दोस्तों यारों में बात करो, दैट इज़ फाइन, लेकिन एक लार्ज लेवल पे, एक पब्लिक लेवल पे आप बात नहीं रख सकते। क्लियर है बात? तो इस तरीके के अधिकार नहीं थे लोगों के पास। एक जगह से दूसरा जगह जो घूमना, जैसे आज की तारीख में मेरा मन करे, मैं अभी राजस्थान में हूँ, मुझे कल बॉम्बे जाना है, या मुझे गुजरात जाना है, तो मुझे कोई भी नहीं रोक रहा। देयर इज़ अ फ्रीडम टू मूवमेंट। मेरे पास आज़ादी है घूमने की, इवन बसने की भी, इवन बसने की। मैं आज मेरा सेटअप शिफ्ट करके मैं अगर गुजरात में मेरा सेटअप कर दूं, या मेरा सारा घर परिवार मेरा उधर ले जाऊं, तो मुझे कोई नहीं रोक रहा इस देश में मेरे पास, क्योंकि क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन यही चीज़ आज से 200 300 400 साल पहले अवेलेबल नहीं थी एक इंसान को, और इसीलिए ये जो दुख था कि हक नहीं थे, हमारे पास मूल अधिकार ही नहीं थे जीने के, तो हमने डिमांड चालू करी, या लोगों ने डिमांड चालू करी, और उसके बाद फिर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स डाले। और इनफैक्ट अपन 200-400 साल पहले जाने की जरूरत नहीं है। आज आप नॉर्थ कोरिया में जाओगे, तो नॉर्थ कोरिया में अभी भी आपके पास जो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं, वहाँ पे लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। आप फादर ऑफ नेशन को कुछ भी बोल सकते हो, गांधी जी को कुछ भी बोल सकते हो, कैसी भी आप उनके ऊपर टिप्पणी कर सकते हो, आप उनकी बुराई कर सकते हो, आप उनकी तारीफ कर सकते हो, वॉट एवर। तारीफ तो नॉर्थ कोरिया में भी अलाउड है, बट यहाँ पे बंदूक रख के तारीफ करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने नहीं करी तो आपका भेजा उड़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। आप नॉर्थ कोरिया के फादर, या नॉर्थ कोरिया की जो एक किम जोंग फैमिली है, इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते हो। ये वहाँ के भगवान है। अगर आपने इनके खिलाफ कुछ बोला नॉर्थ कोरिया में रहते हुए, तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। और काफ़ी ऐसे हादसे हुए हैं, काफ़ी लोगों का कत्ल, काफ़ी लोगों के मर्डर नॉर्थ कोरिया की सरकार, जो नॉर्थ कोरिया की जो गवर्नेंस है, उन्होंने कराए हैं, क्योंकि दे आर दैट पावरफुल। और वहाँ के लोग भी इन्हीं में मानते हैं, ठीक है। बट हमारे भारत देश में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो बहुत सारी आज़ादी हैं, जिसको आप बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भैया आज हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी से भी लड़ाई कर लें, किसी को भी कुछ भी बोल दें। बट यही चीज़ें आज से 300-400 साल पहले आपके पास अवेलेबल नहीं थी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इनफैक्ट ब्रिटिश राज तक अवेलेबल नहीं थी। ये तो बस ब्रिटिश राज जाते जाते हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हमारे को अधिकार दिया, जिसकी वजह से हमने उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स डाला। तो यही है आज की क्लास। आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, ये नहीं पढ़ेंगे अभी, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज मुख्य जो होगा, बात जो होगी, वो फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। वैसे तो मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया है, होपफुली आपको समझ में आ गई हो, नहीं तो और बेहतर तरीके से भी अपन आगे पढ़ लेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, कहाँ दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इसका उल्लेख है, इसके बारे में जानकारी लेंगे, और थोड़ी बहुत जनरल जानकारी और लेंगे, फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। बट जो मेन फंडामेंटल राइट्स हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट है, कौन कौन से अधिकार आपको अवेलेबल हैं, ये आपको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। सो मूविंग अहेड, चलते हैं फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन, द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 to 35। ये बात आ गई आपको समझ में। पार्ट 1 अभी तक हमने कर दिया, यूनियन एंड टेरिटरी, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे भारत का नाम, भारत की पॉलिटी और पार्लियामेंट के अधिकार बता रखे हैं कि आप अपने देश का नक्शा किस तरीके से बना सकते हैं, स्टेट डिवीजन किस तरीके से होगा, या अभी तक कैसे होता हुआ आया है, इसके बारे में सारा जिक्र हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, या फिर यूनियन एंड टेरिटरी चैप्टर में कर चुके हैं। फिर हम आगे बढ़े पार्ट 2 पे, जहाँ पे हमने पढ़ा नागरिकता, कि हमने नागरिक भी बना दिए,
ठीक है, कौन कौन नागरिक होगा, क्लियर है। और आपको याद हो सिटीजनशिप में क्या होता है, सिटीजन कौन था, अगर आपको सिटीजन की डेफिनेशन याद हो तो एक प्यारी सी डेफिनेशन अपन ने लिखी थी कि सिटीजन इज अ पर्सन हु हैज द राइट टू इंजॉय राइट्स, ठीक है। सिटीजन इज अ पर्सन हु हैज द राइट टू एंजॉय द राइट्स, ठीक है। जो भी राइट्स हमारी स्टेट या हमारी गवर्नेंस, स्टेट मशीनरी हमें दे रही है, उनको इंजॉय करने का, उन राइट्स को इंजॉय करने का, उन राइट्स को इंजॉय करने को अपन क्या बोलेंगे, यूज करने का, या उन हक, उस अधिकार को इस्तेमाल करने का अधिकार किसके पास है, एक सिटीजन के पास है। अधिकार को इस्तेमाल करने का अधिकार किसके पास है, एक नागरिक के पास है, एक सिटीजन के पास है, ठीक है। तो यही राइट्स, अब हमें पता पड़ गया कि राइट्स एंजॉय करने का अधिकार सिटीजन के पास है, पर राइट्स हैं कौन से, तो ये राइट्स आपको दिए गए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब राइट्स बहुत सारे होते हैं, मैं अभी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स मतलब बेसिक राइट्स, मूल अधिकार। फंडामेंटल वर्ड क्यों है, क्योंकि बिल्कुल मूल है, एक आदमी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आज मुझे रोक दिया जाए कि नहीं भैया आप तो इस कास्ट में पैदा हुए हो, यहाँ पे इस कम्युनिटी में पैदा हुए हो, आपको यही काम करना है, तो क्या मेरा डेवलपमेंट उस तरीके से हो पाएगा, मेरा इवोल्यूशन उस तरीके से हो पाएगा। विराट कोहली को रोक दिया जाए कि भैया आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो क्या हमारे को इतना महान क्रिकेटर मिलता, इतना बड़ा आदमी हमारे देश को रिप्रेजेंट करता, क्या हमारे देश का नाम दुनिया में इतना मशहूर हो पाता। सो दैट इज अ थिंग टू थिंक अपॉन, ठीक है। तो ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कौन कौन से राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स। ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए कि भैया ये राइट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो आगे अपन पढ़ेंगे क्या कर सकते हो आप, ठीक है। ये तो जरूरी है, एक आदमी का अगर ग्रोथ देखनी है, एक आदमी का पूरा डेवलपमेंट अगर चाहिए हमारे को, मूल बेसिक नेसेसिटीज हैं ये तो, जैसे रोटी कपड़ा मकान आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, उसी तरीके से फंडामेंटल राइट भी आपके बेसिक नेसेसिटी है। क्योंकि अगर आपने इन पे रोक लगा दी किसी के फंडामेंटल राइट पे, तो उसका ग्रोथ ढंग से होगी नहीं, उसका इवोल्यूशन, उसका डेवलपमेंट, उस इंसान का डेवलपमेंट होगा ही नहीं। ये बात आपको समझने की जरूरत है। और ये कहाँ दिया हुआ है, पार्ट 3 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 12 से 35 में। अब आर्टिकल 12 से 35 में सारे के सारे फंडामेंटल राइट नहीं है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा आर्टिकल भी हैं जिसमें फंडामेंटल राइट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक्सेप्शन दे रखे हैं, अगर आपको वायोलेट हो जाए तो कौन सा एक्ट आर्टिकल उसको रोक रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको बता रखी है, जो भी अपन पढ़ेंगे जब आपको समझ में आ जाएगी। अभी तक के लिए फंडामेंटल राइट्स आर दी बेसिक राइट्स मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। कहाँ से लिया है हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में, जहां पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था विद द नेम ऑफ बिल ऑफ राइट्स। ये जो हमने अडॉप्ट करा है, हमने क्या करा है, यूएसए से अडॉप्ट करा है, ठीक है। क्योंकि यूएसए में ये इवोल्यूशन पहले ही हो चुका था, यूएसए में लोग हक की डिमांड पहले ही करने लग गए थे, क्योंकि वो कंट्री हमसे पहले बन गई थी, तो वहां के लोगों ने हक मांगना चालू कर दिया था, वहां के लोगों ने हक मांगना चालू किया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब वहां पे फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब वहां पे फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, बट धीरे धीरे लोगों ने अपने अधिकार मांगना चालू हुए, और वहां की गवर्नेंस ने फिर एक अमेंडमेंट के थ्रू, जिसको जो बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, उसके थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन में चिपकाया या कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया। तो इन्होंने ओरिजिनली नहीं लगाया था, इन्होंने एज एन अमेंडमेंट इसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में, बट वी हैव अडॉप्टेड इट फ्रॉम द इनिशियल फेज। हमने तो कमेंसमेंट के साथ ही डाल दिया, हमने जैसे ही चालू हुआ वैसे ही हमने इसको डाल दिया। जरूरी भी है क्योंकि डालना पड़ता था, क्योंकि अब ये तो 1700 के समय बन गया था यूएसए, फिर धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट हुए, इवोल्यूशन हुआ इनके देश का, इनके कॉन्स्टिट्यूशन का। और हमने क्या करा है, हमने तो दूसरे देशों को देख के, वी आर गुड अडेप्टर्स है ना, हमने तो देखा भैया, नकलची है हम तो हमने क्या करा, हमने उनको देखा कि, और ये जरूरत भी थी। नकलची का मतलब नहीं नकलची सिर्फ गलत चीज में होती है, नकल आपको अच्छी चीज, अगर आपको पता है कि इस चीज से फायदा हो रहा है तो आपको उसकी नकल बिल्कुल करनी चाहिए। हमने बैड कनोटेशन लगा रखा है नकल के साथ, बट नकल अगर अच्छी चीज के लिए है, हिस्ट्री टीचेज यू एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर आपको हिस्ट्री में पता है कि लोगों को अधिकार देने से देश अच्छा चलेगा, देश की जनता आपकी देश की सरकार के साथ रहेगी, सिस्टम अच्छे से चलेगा, तो इट इज अ गुड थिंग, तो हमें उसे अडॉप्ट करना ही चाहिए। और इसी को B.R. अम्बेडकर साहब ने बोला कि हमने कहीं से कुछ कॉपी नहीं करा है, वी हैव रैंसैक्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल द कंट्रीज, ठीक है। हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन के को पढ़ा है, हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे 60 देश के कॉन्स्टिट्यूशन की हमने स्टडी करी थी बिफोर मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन और बिफोर ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
तो इनके हमने क्या करा, रैंसैक करा। रैंसैक का मतलब क्या होता है कि हमने जो जो अच्छी चीजें हैं वो निकाल लिए। कॉपी पेस्ट नहीं है कि बिना दिमाग के हमने उठाया और पटक दिया। हमने ये देखा कि हमारा जो देश बन रहा है, क्या क्या जरूरत हमारे को लग रही है, वो चीजें डाली, और कहाँ कहाँ ये सक्सेसफुल है। जो जो चीजें सक्सेसफुल नहीं थी दुनिया में, उनको हमने अडॉप्ट नहीं किया है। बिल ऑफ राइट्स बिल्कुल सक्सेसफुल है। हक देना बहुत ज्यादा जरूरी है एक सिटीजन को, एक नागरिक को, तभी उसका डेवलपमेंट होगा और तभी देश का डेवलपमेंट होगा, तभी जनता का भरोसा अपनी सरकार में आएगा, तभी ये गवर्नेंस सिस्टम ढंग से चल पाएगा। क्योंकि गाड़ी तो 4 पहिए पे चलती है ना, एक पहिया गायब कर दूंगा तो 3 पे तो चल नहीं पाएगी। अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूं और 2 व्हीलर की बात करूं तो भी 2 पहियों पे चलेगी, एक पे तो नहीं चल पाएगी। तो सिमिलरली बिल ऑफ राइट्स जो हक है, ये जरूरी है। अगर गवर्नेंस आपको अच्छे से करनी है, देश को चलाना है, सिस्टम, जनता को विश्वास आना चाहिए सरकार पे, तो उसके लिए आपको उनको अधिकार भी देने पड़ेंगे। नहीं तो फिर सरकार का कोई फिक्स पीरियड नहीं है, वो जब मौका मिलेगा तब उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है। सो बिल ऑफ राइट्स से हमने क्या करा, हमने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट करा और हमने ओरिजिनली डाल दिया। क्योंकि हमारा तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, बिल ऑफ राइट्स पहले आ चुका था, तो हमें लगा नहीं अच्छी चीज है, डाल दी हमने। ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। पार्ट 3 को और क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्टोरी बनाई क्या थी, एक्चुअल स्टोरी है, बनाई कुछ भी नहीं थी। किंग जॉन थे यूके के, उनसे सबसे पहली बार अधिकार की मांग करी गई थी। अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करें, मतलब और भी एविडेंस हो सकते हैं मांगे हों, बट पहला जो नोटेबल डिमांड थी फॉर राइट्स, और वो भी आम लोगों से नहीं, वो भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की से ज्यादा रसूखदार लोग, जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं एक गवर्नेंस के या एक देश के। जैसे आज हमारे देश में कोई इंपॉर्टेंट लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ सकते हैं, काफी सारे बड़े लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस कम्युनिटीज हैं, गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, साथ साथ काम करते हैं। तो उस तरीके के जो लोग हुआ करते थे, बैरन जो हुआ करते थे, उन लोगों के पास भी अधिकार नहीं थे, और उन्होंने किंग से बोला कि भैया हमारे को अधिकार दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पहली बार जो अधिकार नोटेबल, जहां पे हमने पहले नोट किया, यहाँ पहली बार लिखा गया है कि राइट वाला जो काम है, देखो ये भी सन 1200 के अराउंड है, 1215 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सन 1200 तक तो किसी ने बात भी नहीं करी थी। जो जनता थी वो चुपचाप जी रही थी, भैया जैसे माई बाप बोलेंगे, जैसे राजा साहब बोलेंगे, हम जी लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। पहली बार बात ही कब हुई है, सन 1200 में हुई है कि भैया अधिकार दो, हम भी इंसान हैं, हम हमारे डिसीजन खुद ले सकते हैं, हमारा भी डेवलपमेंट चाहिए हमारे को। तो पहली बार ही बात कब हुई, सन 1200 में, किंग जॉन के टाइम। और जो राइट्स उन्होंने दिए अपने बैरन को, उनको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। तो पहली बार जब भी राइट दिए गए उसको बोला गया मैग्ना कार्टा। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम पहली बार राइट्स की बात कर रहे थे, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है। मैग्ना कार्टा इज बेसिकली द राइट सिस्टम। जो राइट सिस्टम चालू हुआ ना, राइट देने, अधिकार देने का जो सिस्टम है, दैट इज मैग्ना कार्टा। हुआ था 1200 में, इंग्लैंड में, यूके में। हमने हमारे यहाँ पे डाला है और हमारे यहाँ पे भी पहली बार शुरुआत हो रही है, तो हमने क्या करा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, इसको डिस्क्राइब किया गया। हालांकि ये नॉमिनिक्लेचर है, ये लोगों ने बोला है या इंटरप्रिटेशन है। ऐसा नहीं है कि वहां पे लिखा हुआ है कि दिस इज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये लोगों का इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि पहली बार अधिकार की बातें हो रही हैं। इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट। अब क्या है भाई, हम राइट दे दें, हम अधिकार दे दें, लेकिन उसके ऊपर कोई चेक ही नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो उस राइट का क्या मतलब। क्योंकि राजे रजवाड़ों में यही होता था कि आप खुश करने के लिए बोल दो भैया तेरे पास ये आज़ादी है, और बाद में जाके आप बैंत मार दो, विप दे दो, आप बाद में जाके उसको पनिशमेंट दे दो। ठीक है, धोखेबाजी भी बहुत होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐसा नहीं है कि स्टेट ने सिर्फ आपको प्रॉमिस कर दिया है, आपको खुश करने के लिए बोल दिया है, आपको बकायदा ये गारंटी दी है कि भैया आपके फंडामेंटल राइट, आपके मूल अधिकार आपको मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। यू कैन सू दी पार्टी जो फंडामेंटल राइट्स वायोलेट कर रही है आपकी। और यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दिया गया है अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। इसके अंडर दोनों कोर्ट्स को अधिकार है, जिसमें सबसे पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो हमारा जो एपेक्स कोर्ट है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। उसी ने गारंटी दे दी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहा है तो आप मेरे पास आ जाए, अपनी गुहार लेके आ जाए, अपन जो भी होगा अपन बिल्कुल सजा देंगे जिसने भी आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट करा है। तो इट हैज बीन गारंटीड बाय द कोर्ट, इसलिए इसको क्या बोला गया, जस्टिसिएबल बोला गया। जस्टिसिएबल है, आप चैलेंज कर सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। मैं आपको ये बता ही चुका हूं,
फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल क्यों है? इसके दो कारण हैं। फंडामेंटल क्यों नाम रखा भाई इसका? सबसे पहला तो क्या है, ये बेसिक राइट्स हैं, ठीक है। ये नहीं होंगे तो आदमी का डेवलपमेंट ही ठीक नहीं होगा, दबा हुआ डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ ही सही से नहीं हो पाएगी, खुली ग्रोथ नहीं हो पाएगी। किसी भी चीज को खुला ग्रो करने के लिए उसको स्पेस तो मिलनी चाहिए ना। अगर मैं पहले ही दबा दूं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि भैया तेरे पास ये अधिकार ही नहीं है, तू तो इतना ऐसा ही जिएगा, तो उसका जीवन जानवर का हो जाएगा, इंसान का जीवन नहीं होगा। इंसान के पास एंडलेस पॉसिबिलिटी है, वो कुछ भी कर सकता है, पर वो कुछ भी करने का अधिकार तो होना चाहिए उसके पास। अगर वो ही नहीं होगा तो वो फिर एक सेट पैटर्न है कि भैया तू यहाँ पैदा हुआ है, तेरा काम ये है, तेरा पैदा होते ही तय हो गया कि तेरी मौत जब तक होगी तब तक तू क्या करेगा। तो तू एज गुड एज अ जानवर है। जैसे मैंने अगर कुत्ता पाल लिया है तो भैया उसको तो बस यही है, घर के अंदर रहना, वफादारी करनी है, ये काम करना, ये पहले से तय है। ऐसा थोड़ी कल कुत्ता उठ के बोलेगा भैया मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, ऐसा ही होता था कि इंसान को पहले ही तय कर दिया जाता, भाई तू शूद्र हुआ है, तेरा शूद्र का ही काम करना है, तू बनिया हुआ है, तू वैश्य हुआ है, तेरे को धंधा ही करना है, ठीक है। तू ब्राह्मण है, तेरे को सिर्फ रीति रिवाज और भगवान की बातें करनी है, ठीक है। तू क्षत्रिय है, तेरे को सिर्फ लड़ने ही जाना है। तो किसी के पास फंडामेंटल राइट वाली बात नहीं थी। तो ये बेसिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए आपको, इसलिए बेसिक है। तो सबसे पहली चीज, बेसिक का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल। तो इसलिए इसको फंडामेंटल बोला गया। दूसरा, इसको फंडामेंटल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये, मैं अभी आपको जैसे बताया, गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दे दी कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट नहीं होंगे, इनका कोई भी एब्रोगेशन नहीं होगा, ये आपको बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको इससे कोई भी वंचित नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट से कोई भी आपको वंचित नहीं कर सकता। और अगर कोई करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, आप हाई कोर्ट के पास जाओ, दोनों आपको सलाह देंगे, आपको सोल्यूशन देंगे, रादर आपकी मदद करेंगे कोर्ट, ठीक है। तो इसलिए इनको फंडामेंटल बोला गया। अब ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट डाले गए थे, तो ये 7 अम्ब्रेला राइट्स डाले गए थे, ठीक है। 7 अम्ब्रेला राइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर और भी राइट्स हैं, ठीक है। बट अगर क्लब करेंगे तो इनको 7 राइट डाले गए थे। सबसे पहला राइट टू इक्वेलिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 5 राइट आते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर क्लब हुए हुए हैं। इन पे जिक्र अपन एक एक आर्टिकल उठाएंगे जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये 7 राइट ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे। राइट टू इक्वेलिटी मतलब बराबरी हमारे को चाहिए थी, इसका बेसिक क्रक्स भी बता देता हूं। राइट टू इक्वेलिटी मतलब सब में बराबरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये ऊंचा है, राजा की औलाद है इसलिए ऊंचा है, ये बेचारा कहीं और पैदा हुआ है तो ये बराबर नहीं है उनके, ठीक है। अलग अलग उपाधियां, राजा को किसी से खुश है तो उसको इनाम दे दिया, उसको ठाकर बना दिया, उसको दिनकर बना दिया, उसको राव बना दिया। पर जो बेचारा काम कर रहा है उससे वो खुश नहीं है, उससे कोई भी उसको गिला शिकवा है तो उसने उसको नीचा दिखा दिया। तो इक्वालिटी की कमी थी। तो अब ये अधिकार चाहिए था लोगों को कि भैया बराबर की तरह तो ट्रीट करो, इंसान तो सब बराबर है ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हो। फिर राइट टू फ्रीडम, हमारे पास आज़ादी नहीं थी कि हम कहीं से कहीं घूम जाएं, हमारा प्रोफेशन चूज कर लें, हमारे को जो बोलना है बोल लें, ये नहीं थी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कई तरीके से हमारे जनता का एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो उससे बचने के लिए कि भैया हमारे को ये चीज़ें अलाउड नहीं है, इससे हम डेवलपमेंट होने ही नहीं देंगे। एक्सप्लॉयटेशन मतलब हमने डेवलपमेंट तो छोड़ो, नेगेटिव और घुसेड़ दिया। मतलब एक इंसान को ग्रोथ करने के लिए तो पॉजिटिव साइड करना है, यहाँ पे तो उसके ऊपर पहले ही नेगेटिविटी इतनी डाल दी कि उसका ग्रो करना तो बहुत दूर की बात, वो नॉर्मल जीवन भी जी ले तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो तो किसी दिन भी उसको किसी दिन भी जूत पड़ सकते हैं, किसी दिन भी कोले के बैल पड़ सकते हैं, बैंत पड़ सकती है, उसको कुछ भी पड़ सकता है। तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको, या उसको ऐसे काम दिए हैं जो उसको करने में ही अच्छा नहीं लग रहा, बट मजबूरी है, करना पड़ रहा है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हो, ये फ्रीडम हमारे देश में दी है क्योंकि हमारी एक सेक्युलर कंट्री है, हमारे सारे धर्म सर्वधर्म संभव है। तो रिलीजन का आपको आज़ादी दी है कि आप कोई सा भी धर्म आप अपना सकते हो। पहले क्या होता था, जो राजा होता था वो प्रोफेस अपना ही धर्म करता था, अगर वो उस धर्म का है तो वो उसी धर्म को लागू करेगा। जैसे अंग्रेज आए तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी का फैलाव किया, इसी तरह से मुगल आए तो उन्होंने मुसलमान का फैलाव किया, इस्लाम धर्म का फैलाव किया। हर कोई जो आता था राजा, जो पावर में होता था, एवरीबडी हु इज इन पावर फ्लेक्सेस देयर मसल, ठीक है, वो अपनी मसल फ्लेक्स करता है। और आज की तारीख में भी, चलो छोड़ो, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेट इट बी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें बाद में कॉन्स्टिट्यूशन राइट में हमारे को दिए गए, ठीक है, कि आप कोई सा भी धर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो धर्म कर रहे हो उस पर आके कोई क्वेश्चन करेगा कि आप ये क्यों फॉलो कर रहे हो, हमारे राजा साहब या हमारी गवर्नेंस तो ये बोलती है, ठीक है। कई कंट्रीज आपने देखी होगी जहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होता, जैसे इस्लामिक कंट्रीज हैं कई सारी, ठीक है। तो वहाँ पे क्रिश्चियन कंट्रीज हो सकती है, स्पेसिफिक है कि ये स्टेट का धर्म ही क्या है, ये धर्म है, इंसान का धर्म हो अपने चार दीवारी में। आप हर कोई फ्रीडम से आसानी से रिलीजन को प्रोफेस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आ गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
सबसे ज़रूरत थी हमारे को कि कल्चर को हमारा डेवलप करना था, हमारी सोसाइटी को डेवलप करना था, एजुकेशन हमारे को सबको देनी थी जो हमारे पास पहले अवेलेबल नहीं थी। राइट टू प्रॉपर्टी एक आर्टिकल हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको ये बताया ओरिजिनल 7 राइट होते थे, लेकिन इस राइट को बाद में रिपील कर दिया गया, इस राइट को बाद में रिपील कर दिया गया। इसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है, जब पढ़ेंगे जब इसमें मजा आएगा, ठीक है। तो इसको रिपील कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी को, और फिर दे दिया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कि अगर आपका वायोलेट होता है तो आपको क्या क्या करना है। आर्टिकल 32 इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो फॉर रेमेडीज, आपके उपाय के लिए आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे को फंडामेंटल राइट्स हैं। 7 जो राइट्स थे हमारे बेसिक, जो मोटे राइट थे, क्लबिंग करके जो हमने राइट बनाए, इसके अंदर इंडिविजुअल राइट्स अलग अलग से भी हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया। हाउएवर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट 1978। इसको कब हटा दिया अपन ने, 44वें अमेंडमेंट के साथ इसको हटा दिया। 1978 में जो आया था 44वां अमेंडमेंट, उसके साथ हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया पूरी तरीके से। तो अब इसको क्या कर दिया, इसको ऑर्डिनरी राइट बना दिया, इसको ऑर्डिनरी राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट नहीं बोला कि आपकी प्रॉपर्टी है वो आप ही की रहेगी, अगर सरकार को जरूरत पड़ेगी तो सरकार कहीं ना कहीं आपसे लैंड अक्वायर कर सकती है। हाँ, उसके बदले आपको कंपनसेशन देगी, जो भी सरकार के नियम है उसके अनुसार आपका भुगतान भी होगा। बट ऐसा नहीं है कि आप लड़ने निकल जाओगे, ये तो फंडामेंटल राइट है, ज़मीन मेरी है, यहाँ से पुल भी जा रहा है तो हम नहीं दे सकते, ट्रेन निकल रही है, रेलवे की पटरी डालनी है तो हम तो नहीं देंगे, हमारी ज़मीन है। नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आपकी अगर प्रॉपर्टी है और सरकार को किसी पर्पज से चाहिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री, फॉर द इवोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री, फॉर ब्यूटिफिकेशन और फॉर वॉट एवर पर्पज, ठीक है, कुछ भी कारण से अगर सरकार को चाहिए तो आपको जो भी कानूनन भुगतान है उसके तहत आपको पैसा देंगे और वो आपसे ले सकते हैं। तो इट इज़ एन ऑर्डिनरी राइट नाउ, नॉट अ फंडामेंटल राइट कि आप कल को सुप्रीम कोर्ट के पास चल जाओ। काफ़ी सारे केसेस हुए हैं, इनको अपन धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे। इट इज़ मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ये इसका पता बता दिया, नया पता। अब नए कहाँ पे है, आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रेजेंट देर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट। इसको क्या कर दिया, आर्टिकल 300A के तहत एक ऑर्डिनरी राइट बना दिया, जिसको डाल दिया गया पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और बाकी जो है 6 फंडामेंटल राइट अभी भी वैसे के वैसे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो अब कुछ इसके फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स फंडामेंटल राइट के बारे में जानकारी लेनी है हमारे को, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इनके फीचर चरित्र देख लेते हैं भैया क्या क्या है। हिंदी वर्ड फीचर्स का शायद चरित्र ही होता है, सो प्लीज़ पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इनके अगर अपन फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, सिटीजन क्या है, सिटीजन के पास राइट टू एंजॉय ऑल दी राइट्स, ठीक है। तो सिटीजन के पास तो फंडामेंटल राइट होंगे ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिटीजन जो है उसके पास तो फंडामेंटल राइट होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है, दिमाग में लगाना ही नहीं है। लेकिन क्योंकि फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया बहुत ही बेसिक राइट्स हैं, मतलब ये तो हर इंसान को अवेलेबल होने चाहिए, हर इंसान को अवेलेबल होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स। इसलिए क्या है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिटीजन के अलावा एलियंस को भी अवेलेबल हैं, एलियंस को भी अवेलेबल हैं। यानी कि जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं या हमारे यहाँ पे रह रहे हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह, फॉरेनर्स हैं, लीगल पर्सन है, डिप्लोमेट जो हमारे दूसरी कंपनीज से आते हैं, कंट्रीज से आते हैं, फिर कंपनी के जो एमएनसी होती हैं वहाँ से जो लोग आते हैं, उनको भी अवेलेबल है कुछ फंडामेंटल राइट। हाँ, सारे नहीं हैं, कुछ फंडामेंटल राइट उनको भी अवेलेबल है। तो जो फंडामेंटल राइट है आर अवेलेबल टू पर्सन्स, ठीक है, टू पर्सन, ये सारे लोगों को उपलब्ध हैं जनरली। कुछ ऐसे राइट हैं जो स्पेसिफिकली सिटीजन को अवेलेबल है, कुछ ऐसे राइट हैं जो सबको अवेलेबल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ रही बात, सिटीजन को तो सारे ही अवेलेबल है, सिटीजन को तो सारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकेंड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम। अब ये क्या, ये एब्सोल्यूट नहीं है कि भैया खुली आज़ादी है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कल को आप अपनी AK-47 जेब में लेके जा रहे हो और जिससे आपकी लड़ाई होगी उसको आपने भेजे में गोली मार दी, ये अलाउड नहीं है। इसके लिए फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। मारते हैं कई लोग, मारते हैं, करते हैं, पर उनके लिए फिर उसको सज़ा मिलती है। और फिर कहीं हमारा सिस्टम थोड़ा सा बेईमान हो गया हो तो बात अलग है, तो छूट भी जाते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन जो एक किताब है जो लिखी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स में लिखी थी, उसमें ये बोला था भैया आपको पूरी आज़ादी नहीं है, आपको जो भी आज़ादी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है। हम आपको अधिकार बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, फंडामेंटल बिल्कुल आपकी ग्रोथ के लिए सब मिल रहा है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरी छूट ही छूट है, ठीक है ना। आप कल को मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट उठा के नहीं कर सकते कि तख्ता पलट करो, एक इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। आप उनके बारे में राय मशवरा कर सकते हो, आप उनके बारे में अपनी राय रख सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप उनके अगेंस्ट
ये बोल रही है भाई मोदी सरकार तो बेकार है, इसको इसको बैठाओ, इसको बैठाओ, इसके लिए आप वो नहीं कर सकते। इसके लिए प्रोसेस है कि भैया जब इलेक्शन होंगे वहाँ पे लोग जो वो करेंगे, वोट देंगे, उसके तहत ही आप लोगों को ज्ञान दे सकते हो। लोगों को लगेगा कि भैया नहीं कांग्रेस अच्छी है तो कांग्रेस को वोट करेगी, बीजेपी अच्छी है तो बीजेपी को वोट करेगी, या कोई और पार्टी है तो उसको वोट करेगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि जो करंट गवर्नेंस है उसके खिलाफ आप बिल्कुल ही मोर्चे ही निकाल लो, या आप अपनी पार्लियामेंट के बाहर जाके धरने दे दो कि भैया इस सरकार को गिराओ, ये अलाउड नहीं है। आपको एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, बोल आप सब कुछ सकते हो एक तरीके से, बट फिर भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है, पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है। क्लियर है बात? तो ये आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं जो जिसको जरूरत है, लेकिन एक्सेस भी नहीं है कि आप एब्सोल्यूट आपका मन करे आपने किसी को भी उड़ा दिया, नहीं, ये अलाउड नहीं है आपको, ठीक है। स्टेट चाहती है जो भी रिस्ट्रिक्शन इस पर लगा सकती है, ये अधिकार उनके पास है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। सबसे पहला जो काम था, जो मूल अधिकार, एक तो इंसान के पर्सपेक्टिव से अगर देखूं तो उसको डेवलपमेंट के लिए मूल अधिकार की जरूरत थी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और बात क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, जब राजा या मोनार्कियल सिस्टम होता था या कोई भी गवर्नेंस होती थी, जब तक राइट की बात नहीं थी, मोनार्कियल नहीं था सपोज, भले ही अलग टाइप की सरकार थी, जैसे काउंसिल डिसाइड करती थी। काफ़ी सारे रोमन एम्पायर में राजाओं से ज़्यादा पहले काउंसिल काम करती थी, जो काउंसिल बनाते थे लोगों की, वही सारे एक्शन ले आती थी या सारी गवर्नेंस देखती थी, ठीक है। तो आर्बिट्री एक्शन होता था इनका, मतलब इनका फिक्स एक्शन नहीं होता था कि भैया ये काम हुआ है तो इसका नतीजा ये रहना चाहिए, ठीक है ना। अब सपोज करो किसी ने कोई गुनाह कर दिया, अब गुनाह के लिए एक आदमी को अलग सजा है, एक आदमी को अलग सजा, क्योंकि वो राजा का बेटा है, राजा का भतीजा है, राजा का मिलने वाला है, तो उसको उसने छोड़ दिया। वहीं पे जो बेचारा एक गरीब था या दूसरा आदमी था जिससे उसका कोई लेन देन नहीं था, या उसके परिवार से उसका कोई पुराना झगड़ा था, तो उसने क्या बोल दिया, भैया इसको तो बिल्कुल सूली पे टांग दो और कीले ठोक दो, ठीक है। ऐसा हुआ है, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। तो ये आर्बिट्ररी एक्शन था, मतलब ये फिक्स नहीं है कि भैया एक्स का रिजल्ट वाई ही होना चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये काम करा है तो ये सजा होनी, ये काम करा है तो ये तोहफा आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आर्बिट्ररी एक्शन होता था, जो गवर्नेंस थी उसके ऊपर था सब कुछ, आपका जो मन कर रहा है आप करो, आप ही राजा हो, आपको कौन बोलेगा कुछ। तो पहले ऐसा सिस्टम होता था, तो इससे लोग बोलते थे यार इसको छोड़ दिया, मेरे को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, ठीक है, या इसको तो एक्स्ट्रा इसने ये काम करा, इसको इतना बड़ा तोहफा दे दिया, मेरे को कुछ ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती थी। आर्बिट्ररी एक्शन होता था स्टेट का मतलब डिसाइडेड एक्शन नहीं होता था कि भैया इस काम की यही रिजल्ट निकलना चाहिए। तो स्टेट की आर्बिट्ररी एक्शन को रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए कि भैया स्पेसिफिकली ये राइट तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, और स्टेट इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती, ये सब कुछ सेम रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है ना। तो कानून की नज़र में सब बराबर है। राइट टू इक्वलिटी क्या दे रहा है भैया, कि सब बराबर हैं, इसलिए हमारी जो कानून की जो मूर्ति खड़ी रहती है उसको आंखों पे पट्टी बांधी रहती है कि वो अंधी है, उसको दिखता नहीं है, उसके लिए सब बराबर हैं, उसके लिए सब बराबर हैं। तो इसमें कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन नहीं हो सकता, सब बराबर हैं, फिक्स एक्शन ही होगा सबके लिए। फिर बोलता है सम ऑफ देम आर नेगेटिव, इनमें से कुछ जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेगेटिव हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या मतलब है, कुछ राइट ऐसे हैं जो कि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जो आपको रोकते हैं, जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, या अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ये बेसिकली आपको रोक रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप कोई भी टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकती जहां पे भेदभाव हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये नेगेटिव है जो रोक लगा रहे हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, रोक लगा रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव क्या है, छूट दे रहे हैं आपको। पॉजिटिव क्या है, उल्टा है, इसका कॉन्ट्ररी है कि छूट दे रहे हैं। तो जैसे मैंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, मेरा कोई भी रिलीजन मन कर रहा है मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। मेरे को हिंदू हूँ मैं हिंदू रह लूँ, मेरे को कल क्रिश्चियन बनना है मैं क्रिश्चियन बन जाऊँ, मेरे को फिर बाद में मुसलमान बनना है मैं वो बन जाऊँ, कोई रोक टोक नहीं है। या फिर मैं जिस भी धर्म का हूँ उसको फॉलो करूँ, कोई परेशानी नहीं है, आपकी इच्छा है। आपको पॉजिटिव है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ, मेरी इच्छा हो जो बोल सकता हूँ, किसी की बुराई करनी है किसी की तारीफ करनी है मैं कर सकता हूँ ओपन आके, ठीक है। बट वापस वही बात है कि एब्सोल्यूट नहीं है कि जो भी कर लूँ नहीं, बोल सकता हूँ, बट एक सरहदों में लेके, एक तमीज़ तहजीब से, एक बाउंड्रीज में रह के मैं बोल सकता हूँ, क्लियर है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इन नेचर है। तो कोई एक छूट देने वाला पॉजिटिव है जो कि आपको छूट दे रहा है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, जो कि आपके ऊपर कोई ना प्रकार की किसी प्रकार की रोक लगा रहा है।
दे आर जस्टिसिएबल, ये पढ़ ही चुके अपन, जस्टिसिएबल है, कोर्ट के पास जा सकते हैं। यू कैन मूव टू दी कोर्ट्स इफ दे आर वायोलेटेड, अगर कोई भी इसका उल्लंघन कर रहा है। जनरली जो फंडामेंटल राइट है आर अगेंस्ट दी स्टेट, ठीक है, स्टेट की जो पॉलिसीज हैं उसमें कहीं पे भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए या विरोध नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है, वायोलेट हो रहे हैं, एब्रोगेट हो रहे हैं, तो आप कहां जा सकते हो, आप कोर्ट के पास जा सकते हो। और वो कोर्ट कौन सा है, गारंटी कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, गारंटी कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के थ्रू। और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स के एब्रोगेशन पे आपकी गुहार सुन सकता है और उस पर अपना नतीजा दे सकता है। क्लियर है बात, फाइनल है। तो दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो आपको देता ही देता है अधिकार, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, ये एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये सैक्रोसेंट और परमानेंट नहीं है। सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है, पवित्र, परमानेंट नहीं, कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हमने डाल दिए हैं यही के यही रहेंगे, ना इनमें से कोई आगे बढ़ेगा ना इनमें से कोई पीछे होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस रिक्वायर्ड है उसके थ्रू आप इसमें फेरबदल कर सकते हो, आप इसके अंदर कोई भी फेरबदल कर सकते हो। और इसी से हमने देखा कि जो हमारा 6 था, राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हमने क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट से निकाल के एक ऑर्डिनरी राइट बना दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप, बट आपको अमेंडमेंट लगेगा, वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रोसेस है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, वो एक्ट आपको लगा के ही इसके अंदर अमेंडमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि भैया लकीर है इसी पे चलना है, जैसे हमारी ग्रंथ होते हैं, हमारे रिलीजन होते हैं, कोई से भी, मतलब फॉर दैट मैटर, मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे धर्म में आपने देखा होगा ग्रंथ होते हैं, और जो उसमें लिखा हुआ है उसको मान रहे हैं, भले ही हम उसको क्वेश्चन नहीं करते, कोई लॉजिकल क्वेश्चनिंग नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, फिर भी हम उसको मान रहे हैं, तो मान रहे हैं। काली बिल्ली अगर रास्ता काट रही है तो हमारी आज भी, हमारी भी डर लग रहा, हमारी भी फट रही है कि भैया काट गई, कल को उड़ नहीं जाए हम, ठीक है ना। अभी कहीं लिखा हुआ नहीं होगा ग्रंथ में, बट मैं बता रहा हूँ जो मान्यता है, ग्रंथ के अलावा भी बता रहा हूँ, जो भी मान्यता है वो हम मान रहे हैं विदाउट क्वेश्चनिंग, ठीक है, क्योंकि उनको हमने क्या मान लिया, वो पवित्र है, वो परमानेंट है, वो जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल एकदम पत्थर की लकीर है, उसको नहीं बदल सकते अपन, उसको नहीं बदल सकते अपन। लेकिन ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर पहले से थोड़ा सा समझदार थे कि बोले नहीं यार, ये बहुत सारे इतने सालों से हमने ये रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट चालू रखे हैं, इसको अब हमें बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मनुस्मृति में दिया हुआ है कि ये 4 टाइप की कैटेगरीज हैं, तो इसी कैटेगरी को फॉलो करना है, कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। तो सैक्रोसेंट और परमानेंट नहीं है, क्योंकि पहले जैसे मनुस्मृति में दिया हुआ था कि शूद्र का काम शूद्र ही करेगा, तो हर कोई शूद्र को शूद्र ही मानता था। वो इवन उनके घर में बच्चा पैदा होता था तो वो खुद मान लेते बेटा तेरे को यही काम करना है, बाकी जो लिखा हुआ है वो तो पवित्र है, उसको तो बदल ही नहीं सकते। ब्राह्मण को थोड़ी बदल सकते हैं हम, क्षत्रिय को थोड़ी बदल सकते हैं। शूद्र का काम करना है तो तेरे लिए ही बना हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि कहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो सैक्रोसेंट थे, वो परमानेंट थे, उसको कोई बदलना नहीं चाह रहा था। बट अब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ जनता का, तो अब दुनिया का, तो लोगों को क्या लगा, नहीं भैया कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है, हमें इसके अंदर बदलाव लगेंगे, तो हम बदलाव कर देंगे। और यही आज़ादी हमारे फंडामेंटल राइट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि भैया अगर आपको लगता है एट नेसेसरी समय, जब भी आपको लगता है कि हमारे को इसके अंदर फेरबदल करने की ज़रूरत है, तो आप इसके अंदर फेरबदल कर सकते हैं। हमने डायनामिक बनाया है, हमने स्टैटिक नहीं बनाया है, ठीक है। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 और 21। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है हमारे देश में या किसी हमारे, क्योंकि हमारे देश की बात कर रहे हैं, तो जो 1975 में भी लगी थी इंदिरा गांधी सरकार के समय, तो तब सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हट जाते हैं। तब किसी भी सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट नहीं रहते हैं, हटा दिए जाते हैं। ये पावर दी गई है कि ऐसी सिचुएशन है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि राइट टू मूवमेंट की आज़ादी दे दें कि आपका मन कर रहा है आप कहीं पे भी घूम लो, या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपको आज़ादी दे दें कि आपका मन कर रहा है जो बोल दो, ठीक है। या उस वक्त हम राइट टू इक्वालिटी की बातें करें, नहीं भैया, तब आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। तब सरकार को एक्शन लेना है, देश की सरकार को एक्शन लेना है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो तब आपके फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाएंगे। सिर्फ 2 ऐसे आर्टिकल हैं, 2 फंडामेंटल राइट हैं जो आपके विद स्टैंड रहेंगे, तब भी वो कभी भी नहीं जाएंगे। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या होंगे ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको नंबर याद रखना है 20-21, जो कि नेशनल इमरजेंसी में भी वायोलेट नहीं होते हैं। दे स्टैंड स्टिल, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं फंडामेंटल राइट एट अ ग्लांस। इसमें 2 आर्टिकल, जो आर्टिकल 12-13 हैं जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं ताकि अपने को कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर कल से अपन क्या करेंगे, अपन फंडामेंटल राइट एक एक करके उठाएंगे।
तो आर्टिकल 12 क्या है? डिफाइंस दी स्टेट। आर्टिकल 12 क्या बोलता है? डिफाइंस दी स्टेट। अब स्टेट आप बोलोगे सर स्टेट तो पता है हमारे को, राजस्थान एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है, मध्य प्रदेश एक स्टेट है। बिल्कुल सही बात है, वो भी एक स्टेट है, पर वो क्या है? बेसिकली डिवीजन ऑफ टेरिटरी है। वो क्या है? डिवीजन ऑफ टेरिटरी। जो हमारे भारत की टेरिटरी है उनको छोटे छोटे डिवीजन हमने किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसा अपन ने पढ़ा था यूनियन टेरिटरी में कि लैंग्वेज के बेस पे आफ्टर 1956 हमने उनको विभाजित किया है। तो वो क्या है? वो ज्योग्राफिकल या टेरिटोरियल स्टेट है। क्या है? टेरिटोरियल स्टेट है। यहां पे जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, यहां पे स्टेट का मतलब वो नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेट है। ये क्या है? पॉलिटिकल स्टेट है। ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि स्टेट की जो मशीनरी है जो हमारे को गवर्न करती है, जो हमारे को क्या करती है? गवर्न करती है। हमारा देश कैसे चलता है? एक गवर्नेंस से चलता है, एक मशीनरी से चलता है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री होगा, प्रेसिडेंट होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होगा, पार्लियामेंट होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, एग्जीक्यूटिव होंगे, फिर अधिकारी होंगे जो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक सिस्टम है। इस सिस्टम को भी क्या बोला जाता है? स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस सिस्टम को भी क्या बोला जाता है? स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट बोला जाता है। सो आर्टिकल 12 यही बताता है कि पॉलिटिकल स्टेट है तो क्या है, किस किस चीज को आप स्टेट के अंदर लोगे। ज्योग्राफिकल स्टेट, टेरिटोरियल स्टेट तो क्लियर ही है हमारे को, उसमें तो कोई खासा प्रॉब्लम है नहीं, वो तो दिख रही है हमारे को मैप पे। बट ये क्या है? ये जो अब कहानी है ये क्या है? पॉलिटिकल स्टेट की है। तो अब आप कहीं स्टेट स्टेट में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए पहले ही इन्होंने बोल दिया भैया अभी आप नए नए हो, आप आर्टिकल 12 में पहले पढ़ लो कि स्टेट से क्या मतलब है। कल को ऐसे माथा पकड़ के मत बैठ जाना ये स्टेट शब्द आ रहा है, अरे तो ज्योग्राफिकल स्टेट की बात कर रहे हैं हम, हमारी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हमारी मशीनरी की बात कर रहे हैं जिससे हमारा देश गवर्न होता है, चलता है। तो सबसे पहला आता है इसमें गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया जैसे चलेगा, जो जो गवर्नेंस का पार्ट होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी गवर्नेंस का पार्ट है, किसी से भी हमारा देश चल रहा है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, तो वो स्टेट का पार्ट होगा। द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। एक तो सेंट्रल लेवल फेडरल सरकार है हमारी, तो सेंटर पे है ही हमारी, फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट है वो है। इसके अलावा हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, हर स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव सरकार है, असेंबली है, कईयों की काउंसिल भी है। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी स्टेट का पार्ट हो जाएगा। ऑल लोकल अथॉरिटी, जो भी सरकारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो भी सरकारी विभाग हैं, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। अदर अथॉरिटीज इन इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, LIC हो गई या आपकी जो भी सेल भेल ऐसी जो भी होती हैं, तो सब में कहीं ना कहीं क्या है? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो वो सब भी क्या हो जाएंगी? वो भी स्टेट का पार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हमने पढ़ा था आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, आर्बिट्ररी काहे के लिए लाए थे राइट्स? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट। आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट, एक्शन आप लगा लेना, आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट। तो अब स्टेट का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री या पार्लियामेंट से नहीं है, इनमें से अगर कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन ले रहा है, कल को कोई विभाग है वो भी आर्बिट्ररी एक्शन ले रहा है कि किसी को अलग ट्रीट कर रहा है और किसी और को अलग ट्रीट कर रहा है। ठीक है, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग तरीके से डिस्काउंट दे रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और जो लोअर कम्युनिटीज या बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको डिस्काउंट नहीं देके एक्स्ट्रा फीस हाइक कर रही है, तो ये आर्बिट्ररी एक्शन हो गया, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो वो भी इस डेफिनेशन में आ जाएगा स्टेट की, वो विभाग भी इस डेफिनेशन में आ जाएगा। AVNL हो गया, या आपका जैसे विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो होते हैं वो हो गया। अगर सरकारी है, आजकल तो प्राइवेट होते जा रहे हैं, बट जो सरकारी हैं वो अभी भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। और फॉर दैट मैटर जो प्राइवेट भी आएंगे वो सरकार की डेफिनेशन में ही आएंगे, स्टेट की डेफिनेशन में ही आएंगे। वो भी फंडामेंटल राइट्स वायोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं लिंक सरकार से ही है। ठीक है, देश की गवर्नेंस से ही है, देश को चलाने में ही हेल्प कर रहे हैं। तो आर्टिकल 12 क्या बताता है भैया? आर्टिकल 12 बताता है स्टेट की डेफिनेशन, पॉलिटिकल स्टेट की डेफिनेशन, जो आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट एट अ ग्लांस। तो अब आपको स्टेट वर्ड कभी भी पार्ट 3 में मिले, पार्ट 3 है ना हमारा फंडामेंटल राइट्स का, तो पार्ट 3 में कभी भी आपको क्या मिले? स्टेट शब्द मिले, तो स्टेट शब्द से आपको महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात नहीं समझना है, स्टेट शब्द से आपको गवर्नेंस समझना है। जो सिस्टम है, जो मशीनरी है जो हमारे देश को चलाती है, उसके बारे में बात हो रही है जब भी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी। और फॉर दैट मैटर पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम जब पढ़ेंगे तब भी स्टेट का तात्पर्य यही रहेगा। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स एट अ ग्लांस, अभी भी आर्टिकल 13 है, फंडामेंटल राइट आगे आएगा। आर्टिकल 13 एक और समझा देता हूं मैं क्या होता है आर्टिकल 13। सो आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 13, और आगे जाके आपको धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस पता पड़ेगी, क्योंकि इसकी खूब सारी लड़ाइयाँ हुई हैं आर्टिकल 368 के साथ। आर्टिकल 368 के साथ अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आगे जाके आपको समझ में आएगा कौन सी लड़ाई हुई इनकी, ठीक है। तो आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट एनी लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स और वायोलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स वुड बी वॉइड, नल एंड वॉइड। कोई भी सरकार, स्टेट कौन सी वाली, पार्ट 3 में बात कर रहे हैं, तो स्टेट मशीनरी की बात हो रही है, तो मैं स्टेट मशीनरी बोलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, स्टेट की जगह भी मैं स्टेट मशीनरी बोल दूंगा। तो कोई भी स्टेट मशीनरी का पार्ट अगर कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी गाइडलाइन, कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा एक्ट, कुछ भी, कोई ऐसा रेगुलेशन फॉर दैट मैटर, ऑर्डिनेंस, कुछ भी, किसी भी प्रकार से जो कि लागू होता है लोगों के ऊपर, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है, एब्रोगेट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, बीच में आ रहा है, तो वो क्या है भैया, वो वॉइड है, फर्जी है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो खत्म है, वो कानून की नज़र में खत्म है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट किसकी रेड मारेगी, जिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट मशीनरी के जिस पार्ट ने आपके फंडामेंटल राइट वायोलेट करे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी गाइडलाइन, इवन दैट गाइडलाइन भी नहीं हो सकती, गाइडलाइन भी ऐसी नहीं हो सकती जो आपके फंडामेंटल राइट को वायोलेट करे, ठीक है। लॉ तो बहुत बड़ी बात हो गई, सरकार अपनी गाइडलाइन भी नहीं निकाल सकती इस तरीके से कि जहां पे फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे हो। तो जैसा आपने देखा है कि भैया आजकल सफाई अभियान चल रहा है, ठीक है, सफाई अभियान चल रहा है। अब सफाई अभियान में ऐसा सरकार ये गाइडलाइन नहीं निकाल सकती कि भैया इस कॉलोनी का कचरा मत उठाना, ठीक है। आप पूरे शहर में घूमो, आप पूरे देश में घूमो, पर भाई साहब इस वाली कॉलोनी पे स्पेसिफिकली आप कचरा उठाने मत जाना, ऐसी गाइडलाइन सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगी, और डिस्क्रिमिनेटरी हो गई तो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करेगी। इसलिए ये क्या हो गया, ये वॉइड हो जाएगी ये गाइडलाइन, ये आपको, और फटकार पड़ेगी जिसने भी ये गाइडलाइन निकाली है, ठीक है, अगेंस्ट दी लॉ, अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो वो जो सुबह टेम्पो आता है कचरा उठाने, आपने आवाज़ आती है, मस्त गाना बजता है सुबह सुबह, जैसे बिग बॉस के घर में बजता है, वैसे ही हमारे मोहल्ले में भी बजता है, तो वो सब मोहल्ले में बजेगा तो सब मोहल्ले में बजेगा, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली इस मोहल्ले पे मत जाना, ठीक है ना। ऐसी कोई गाइडलाइन कभी भी नहीं आ सकती। तो कोई भी गाइडलाइन, कोई भी कानून, कोई भी लॉ कभी भी फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हुए नहीं बना सकती सरकार। बराबरी देनी है तो सबको देनी है, इक्वलिटी देनी है तो सबको देनी है, फ्रीडम देनी है तो सबको देनी है, सुविधा देनी है तो सबको देनी है, ठीक है। दिस पावर हैज बीन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय आर्टिकल 32, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, और ये पावर कहां है, आर्टिकल 32 है, और हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 में, दैट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 के थ्रू और आर्टिकल 226 के थ्रू, आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल आपका सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 226 देता है आपको पावर हाई कोर्ट को, कि अगर कोई भी ऐसी लॉ, ऐसी गाइडलाइन, ऐसा एक्ट आपको दिखता है जो कि फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है, तो आप इन कोर्ट के पास जाएं और इनसे जाके क्या करें, इनवैलिड आप उनको डिक्लेयर कराएं और इनके खिलाफ नेसेसरी एक्शन कंडक्ट कराएं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बाध्य हैं, अगर फंडामेंटल राइट प्रूव हो जाता है कि वायोलेट हो रहा है, तो वो एक्शन लेंगे, नेसेसरी एक्शन जरूर लेंगे। हाँ, आगे जाके देखो, मैं कोर्ट की गरिमा पे शक नहीं कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली आपने देखा है किस तरीके के लोग हैं, कहाँ पे कौन बिक जाता है, दैट इज समथिंग एल्स, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन इंसान का आ जाता है। सिस्टम गलत नहीं बता रहा, सिस्टम तो अच्छा ही बना हुआ है, बट आदमी जो चोरी कर रहा है वो तो इंसान कर रहा है ना, वो इंसान ने ही सीखी चोरी करना है, वहाँ पे हमने उसके बचपन से डाला ही उसके बीज ये है कि भैया कहीं ना कहीं जहाँ पैसा मिले 2 पैसा अपना दिमाग लगा लो, तो ठीक है। वो फ्लॉज हैं, वो हर सिस्टम में फ्लॉ होते हैं, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, वो दुनिया के हर कोने में होते हैं। तो इसको क्या करना है, हमारे को सिस्टम को थोड़ा सा और कॉन्क्रीट करने की जरूरत है, कि कुछ ऐसा कर लें कि ये भी चीज़ अलाउड नहीं हो पाए, पर्सनल डिस्क्रिप्शन भी नहीं लगे, ठीक है। आज आप एक चीज़ देखेंगे तो दुनिया में लोग जो क्रिमिनल है, क्राइम बुरा है, ये बात बिल्कुल सही है। क्राइम क्या होता है, क्रिमिनल ने क्राइम करा, कोई गुनाह करा, बिल्कुल गलत बात है, वो इंसान गलत है। लेकिन पता है गलत मेन क्या है, मेन है जस्टिस सिस्टम, ठीक है। जस्टिस सिस्टम जो है वो गलत है, क्योंकि ये क्राइम अगर इसको सज़ा, प्रॉपर सज़ा मिल जाएगी, एकदम कठोर सज़ा मिल जाएगी, तो वो एग्जाम्पल बन जाएगा। सपोज किसी ने मर्डर करा और उसको बिल्कुल क्रूर जो सज़ा है, फांसी थी, हाथों हाथ देके, या जो भी उसकी सज़ा होती है,
उसको सज़ा मिली तो ऑटोमेटिकली जो आगे के लोग हैं उनको डर पैदा हो जाएगा, और वो क्राइम कम से कम होता जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पहले जो क्राइम होते थे और आज जो क्राइम है वो धीरे धीरे कम हो रहे। लेकिन फिर भी लोगों को क्या है कि हम कैसे न कैसे बच जाएंगे, क्योंकि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है, और हमारे नहीं मतलब पूरे दुनिया में बता रहा हूँ मैं, उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है। तो वो क्या करेंगे, वो जज को खरीद लेंगे, वो वकील को झूठा बना देंगे, वो अपने विटनेस को खरीद लेंगे, उनसे गलत गवाही दिला देंगे या उनको धमकी दे देंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारे सिस्टम चलते हैं, जिससे क्या होता है जो क्राइम करने वाला है ना वो तो बुरा है, लेकिन उसको कभी भी डर नहीं लगता। उसको लगता है यार कोई बात नहीं यार, वो बैठे ना अपने दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी सेटिंग है, अपना बिल्कुल ताल्लुक है, लाइजनिंग है, अपन तो बच जाएंगे, मर्डर के बाद भी बच जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जस्टिस सिस्टम में जो लोग बैठे ना उनमें प्रॉब्लम है। ठीक है, सिस्टम बनाया बहुत प्यारा है, सारी चीज़ें तरीके से करी गई है, हमारे को सारा सिस्टम एक एक ले डाउन किया है, लेकिन उसको जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो भाई साहब एक इंसान आ जाता है, और इंसान का मन है बिल्कुल लालची या डरपोक, तो वो उन सारी फीलिंग्स की वजह से क्या करता है, कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठता है। खैर ये अपनी प्रवचन वाली क्लास नहीं है, अपन तो फंडामेंटल राइट्स पे स्टिक करते हैं। एनीवेज वाइज फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट गारंटीड है बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, इसको डिटेल में अभी अपन आगे पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट जब चैप्टर अपना आगे बढ़ता जाएगा। और हाई कोर्ट 226 के तहत फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर कोई भी लॉ, कानून, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, किसी भी प्रकार का एक्ट, किसी भी प्रकार की गाइडलाइन तक अगर सरकार स्टेट मशीनरी की तरफ से आ रही है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल। अब जो राइट टू इक्वलिटी है 14 to 18, इसको अब हम अगले लेक्चर से कवर करेंगे। आज के लिए आई थिंक दिस इज इनफ, ऑलमोस्ट टाइम। ठीक है, सो सी यू सून, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको सारा फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। और भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इट डाउन, और यू कैन कनेक्ट विद मी एट वेरियस अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स। आई एम अवेलेबल एट एवरी सोशल प्लेटफॉर्म, ऑलमोस्ट एवरी। टिकटॉक पे मैं आपको नहीं मिलूंगा, स्नैपचैट पे मैं आपको नहीं मिलूंगा। ठीक है, सो टेक केयर, सी यू सून।